तो अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन अभी तक अपन ने स्टडी किया था, जो वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर था, है ना, उसमें हमने ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन जो है स्टडी किया था। अच्छा, वहाँ पे जो हमने ये टॉपिक स्टडी किया था, वहाँ पे इसको स्टडी करने का फोकस डिफरेंट था। क्या फोकस था वहाँ पे? भाई वहाँ पे हम ये पता करते थे कि भाई लाइट यदि रिफ्रैक्ट हो रही है ना, या स्ट्रिंग जैसे जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो उसके एम्पलीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? और एम्पलीट्यूड हम क्यों पढ़ रहे थे कि भाई एम्पलीट्यूड से हमको इंटेंसिटी निकालनी थी, और एम्पलीट्यूड से हम इंटेंसिटी निकाल सकते थे, तो इंटेंसिटी निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एम्पलीट्यूड में चेंज देखते थे, ठीक है? और इंटेंसिटी में हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट क्यों था? क्योंकि हमको बेसिकली वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ने थे, ठीक है? कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो क्या बन रही है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, एक तो ये एस्पेक्ट हमने पढ़ा था वहाँ पे। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट हम क्या पढ़ते थे कि भाई जब जैसे मीडियम चेंज हो रहा है किसी भी वेव का, तो कहीं फेज चेंज तो नहीं हो रहा। तो फिर हमने देखा कि भाई फेज चेंज जो है वो ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन के केस में नहीं होता है, केवल रिफ्लेक्शन में होता है जब कोई वेव रेयरर से डेंसर मीडियम जाती है, ठीक है? और फेज चेंज भी पढ़ने का हमारा प्राइमरी इंसेंटिव क्या था कि हमको इंटरफेरेंस पैटर्न क्या बनता है, उसके कारण वो देखना जरूरी था, तो उसके लिए हम फेज चेंज पढ़ते थे। तो हमारा फोकस ये था प्राइमरली, जब हम वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे हमने जितना भी रिफ्रैक्शन देखा था, उसका प्राइमरी फोकस ये था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हमारा अभी अभी हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारा प्राइमरी फोकस क्या है पढ़ने का? हमारा प्राइमरी फोकस है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? ये पढ़ना है हमको। तो इमेज फॉर्मेशन में हमको, है ना, एम्पलीट्यूड कितना चेंज हुआ, इंटेंसिटी क्या चेंज हुआ, है ना, उससे मतलब नहीं है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको ये पता करना है कि रे जा कहाँ रही है, ठीक है? मतलब ये हमको ये यदि मालूम चल जाए कि रे कहाँ जा रही है, तो फिर जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई इमेज कहाँ बन रही। जैसे मिरर्स में हमने देखा रे ट्रेसिंग की, ठीक है? हमने रे ट्रेसिंग के प्रिंसिपल्स देखे थे, है ना, और उसका पर्पस क्या था? भाई हमको ये मालूम चल जाए कि भाई रे जाती कहाँ है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है तो कहाँ जाती है, तो वो हमको मालूम चल जाता था, तो फिर हम इमेज निकाल लेते थे। तो हमारा प्राइमरी फोकस जो है रिफ्रैक्शन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने में, है ना, ये पता करना होगा कि रे जा कहाँ रही, ठीक है? और उसी के बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स हम निकालेंगे, उसके बेसिस पे फिर इमेज फॉर्मेशन वगैरह वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे मिरर के केस में जब अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, तो शुरू में अपन ने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे भी टर्म्स डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे ये जो आई जो लिखा है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है? और ये आर जो है ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है? अच्छा, इस एंगल को सपोज मैं θ1 बोल देता हूँ, और θ1 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको मैं θ2 बोल देता हूँ, और θ2 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? अच्छा, ये क्या है? मीडियम बाउंड्री, दो मीडियम यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये मीडियम बाउंड्री हो गई, और ये μ1 और μ2 दो अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, ठीक है? तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। अच्छा, तो अब ये टर्म्स वगैरह मैं मिटा देता हूँ, है ना, और ये रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने रिफ्रैक्शन का एक केस लिया, है ना, ब्लू लाइन जो है मीडियम बाउंड्री है, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका μ2 है, ठीक है? ये लाइट जो है θ1 पे इंसिडेंट हुई, और θ2 से सपोज ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, है ना, इस वाले एग्जांपल में नॉर्मल की तरफ जो है ये लाइट बेंड हो गई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को लिंक करने वाला जो लॉ है, उसको अपन डिराइव कर चुके हैं पहले, स्नेल्स लॉ था, लेकिन इसको दोबारा नहीं डिराइव करेंगे। तो वो अपन ने क्या डिराइव किया था? μ1 sin θ1 इज इक्वल टू
μ2 sin θ2, ये अपन ने डिराइव किया था, ठीक है। और म्यू क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये क्या होता था? ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अच्छा, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो जैसे पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, ठीक है। फिर ग्लास है, अब ग्लास तो कई टाइप के होते हैं, बट जनरली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीब 1.5। फिर डायमंड हुआ तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप देखें ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सारे मीडियम्स जो हैं वो डेंसर हैं, वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंसर हैं, क्योंकि ये हम देख चुके हैं रेयरर और डेंसर किससे डिफाइन होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव से डिफाइन होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव कम होती है तो वहाँ पे डेंसर मीडियम कहलाता है वो। तो इन सभी मीडियम में, जैसे इसको ये 1.33 में ले देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट कैलकुलेट करें इन सभी मीडियम्स में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है घटती चली जाएगी, ठीक है। वैक्यूम में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा और उसके बाद में डायमंड होते होते जो है सबसे कम, ठीक है। क्यों? क्योंकि म्यू डायमंड सबसे ज़्यादा है। इसको हम लिख सकते हैं C/V। C जो है वो नॉर्मली डिनोट करते हैं लाइट की वेलोसिटी जो वैक्यूम में है, और V मतलब मीडियम है, ठीक है। अच्छा, अब लाइट के प्रोपेगेशन के एज अ वेव 3 वेरिएबल हो गए बेसिकली, एक तो वेलोसिटी, एक उसका वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज किस में होता है? केवल वेलोसिटी और वेवलेंथ में, ठीक है। तो जिस एक्सटेंट तक वेलोसिटी चेंज होती है उसी एक्सटेंट तक ऑब्वियसली वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो म्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट मैं किसको मान रहा हूं? वेवलेंथ इन वैक्यूम, ठीक है, अपॉन लैम्डा इस वाले मीडियम में, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं मैं वेवलेंथ इन मीडियम। तो दो चीज कम हो गई, देख रहा है, एक तो वेवलेंथ कम हो गई और वेलोसिटी भी कम हो गई किसी भी मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो यदि जैसे लाइट जो है वो μ1 मीडियम से चेंज होकर के μ2 मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे सपोज इसकी वेलोसिटी v1 होगी, वेवलेंथ λ1 और फ्रीक्वेंसी म्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी v2 λ2 और फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो मीडियम 1 के लिए यदि हम लिखना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशंस, तो हम लिख सकते हैं μ1 जो है वो C/V1 होगा, ठीक है। और ये लैम्डा नॉट अपॉन λ1 भी होगा। लैम्डा नॉट क्या हो गया? कोई भी लाइट वेव है जिसका वेवलेंथ जो है वो लैम्डा नॉट है वैक्यूम में, तो जो मीडियम 1 है उसमें उसका वेवलेंथ λ1 हो जाएगा, ठीक है। और v1 जो है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस वाले मीडियम में, वैक्यूम में ये वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी भी घट गई, वेवलेंथ भी घट गया, दोनों ही चीज घट जाती है। μ2 इसको हम लिख सकते हैं C/V2 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय λ2, ठीक है। अच्छा, इनको यदि हम डिवाइड कर दें इन इक्वेशंस को तो μ2 अपॉन μ1 कितना हो गया? v1/v2 और या फिर λ1/λ2, ठीक है। अब ये जो रेशियो है ना, μ2/μ1 जो रेशियो है, इसको एक पर्टिकुलर फ्रेज से डिनोट करते हैं, है ना? ये कई क्वेश्चंस में यूज होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। इसको एक तो लिखते कैसे हैं 1 μ2, ठीक है,
और इसको बोलेंगे कैसे, जैसे क्वेश्चन में भी लिखा होगा, तो ये लिखा होगा 1 μ2 जो है उसकी वैल्यू क्या हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये फ्रेज लिखा हो, इसका मतलब ये μ2 upon μ1 है, ठीक है। ये यदि फर्स्ट मीडियम है और यदि सेकंड मीडियम है, तो μ2 upon μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, है ना, या इस टाइप से भी दे देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, ठीक है। वो कोई एक वैल्यू दे रखी होगी सपोज, है ना, सपोज 1.5 दे दी, तो इसका मतलब क्या निकला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इन वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस में जहां तक हो सके, है ना, इन फॉर्मुलेशंस को यूज करें अपन, और ये बेस फॉर्मुलेशन है जो स्नेल्स लॉ का, है ना, इसी को यूज करें, उसमें कंफ्यूजन मिनिमम होता है, ठीक है। बट कई स्पेसिफिक केसेस में क्या करेंगे कि वो क्या क्वेश्चनर जो है वो μ1 और μ2 जो है सेपरेटली देता ही नहीं है ना, इसी फॉर्म में देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3 दे देगा, 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 दे देगा, तो उससे आपको निकालना पड़ेगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट एज अ जनरल रूल, है ना, आप इसी को फॉलो करें, इसमें मिनिमम कंफ्यूजन है, पर ये टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल करते हैं, ठीक है। दो मीडियम दे रखे हैं, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता करना है, इसको थीटा मान लेते हैं अपन। तो स्नेल्स लॉ क्या है, μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। अच्छा, थीटा 1 तो यहाँ पे 30 डिग्रीज है, तो μ1 sin 30 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2 को अपन ने यहाँ थीटा मान लिया, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में क्या है, μ1 और μ2 तो दे नहीं रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है, दो अलग डेटा दे रखा है। अरे अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, वही वो जो लैंग्वेज वाली जो इशू है ना, जो किस तरह से उसको पढ़ते हैं और क्या उसका मीनिंग होता है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो 2 ऊपर आएगा 3 नीचे, मीडियम 2 अपॉन मीडियम 3, ये कितना दे रखा है 1.5, मतलब 3/2, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, तो 1 ऊपर 1/μ3, ये कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है, ठीक है। तो अब जो है वो हम μ2/μ1 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको तो रेशो ही चाहिए, अलग अलग नहीं भी मिलेगा तो फर्क नहीं पड़ता है। तो μ2 अपॉन μ1, ये कितना हो गया, μ3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3/2 इंटू 4, ये तो ये हो गया 9/8 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं, तो sin 30 1/2, μ2/μ1 9/8 sin थीटा, तो sin थीटा कितना हो गया 4/9 हो गया, ठीक। तो थीटा हो गया आपका sin इनवर्स 4/9, तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल केवल ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया कि ये वाला जो फ्रेज है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, इससे वी शुड बी फैमिलियर, और इससे जो है वो कई बार वो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके दे देते हैं। बट हमारा जो बेस रिलेशन है यही है, जहां तक पॉसिबल हो, है ना, इसी फॉर्म में उसको करें, ठीक है।